डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आपका है ये इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट का है। इसमें एक टॉपिक है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड। हाउ कैन वी क्लासीफाई द मैकेनिकल लोड्स। ठीक है, तो इसी का ये है। तो बेसिकली जो आपका लोड का क्लासिफिकेशन है वो दो होता है, एक एक्टिव लोड होता है, एक पैसिव लोड होता है। अब एक्टिव लोड क्या होता है? एक्टिव लोड वो लोड है जिसका सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। एक्टिव लोड वो लोड है जिसका कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा ये कि एक्टिव लोड जो होता है वो एक तरीके से कहिए कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने का कैपेबिलिटी होता है। एक्टिव लोड मतलब एक्टिव लोड वो लोड है जो ऐसा टॉर्क जनरेट करेगा। मतलब इसको और प्रिसाइजली समझना है तो एक्टिव लोड वो लोड है जो टॉर्क जो जनरेट करेगा उसका ना तो डायरेक्शन चेंज होगा, और जो टॉर्क वो जनरेट करेगा वो मोटर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएगा। ठीक है, तो एक्टिव लोड का ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर एग्ज़ाम में अगर ये पूछता है आपसे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एक्टिव लोड, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्टिव लोड वो लोड है ना, जो एक्टिव लोड टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ विच डजंट चेंज, डायरेक्शन वही का वही रहता है। दूसरा ये कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू ड्राइव द मोटर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब मोटर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाता है। अब कौन सा ऐसा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टॉर्क जो आया आपका, अगर हमें सोचने वाली बात है कि अगर हम टॉर्क वर्ड यूज़ करते हैं तो ये फोर्स के साथ आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास अगर टॉर्क का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, उसका तो डायरेक्शन चेंज की बात ही नहीं होगी। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हमें ऐसा फोर्स के बारे में सोचना है जिसका डायरेक्शन कभी नहीं चेंज करता है। तो ऐसा कौन सा फोर्स हो सकता है? ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या फिर टेंशन का फोर्स। ये कभी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। कंप्रेशन, स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है उसका कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, डायरेक्शन हमेशा उस फोर्स का सेम रहेगा। जैसे स्प्रिंग में अगर आप देखेंगे, अगर ये आपका स्प्रिंग है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे इधर, तो स्प्रिंग जो है फोर्स इधर ही लगाएगा, हमेशा की तरह इधर ही लगाएगा। ये कंप्रेशन फोर्स हुआ इसका। ठीक है, इसका कभी भी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा, हमेशा वही का वही रहेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का तो पता ही है कि हमेशा वो नीचे की तरफ रहेगा। और टॉर्क ड्यू टू टेंशन, अगर मान लीजिए ये रस्सी है ना, रस्सी से अगर कोई वेट बंधा हुआ है तो इस वेट का अगर वेट नीचे mg है तो इसका जो टेंशन का डायरेक्शन है वो हमेशा, अगर इस पार्ट के लिए लेंगे तो ये ऊपर की तरफ रहेगा और इस पार्ट के लिए नीचे की तरफ रहेगा, तभी इक्विलिब्रियम में ये रहता है। तो ये है एक्टिव लोड का जो मेन पॉइंट है वो यहाँ लिखा हुआ है। मैंने आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताया कि एक्टिव लोड क्या होता है। तो एक्टिव लोड आर दोज लोड्स विच प्रोवाइड एक्टिव लोड टॉर्क्स। अब एक्टिव लोड टॉर्क्स क्या होता है? ये दिस हैव द पोटेंशियल, या यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। पोटेंशियल और कैपेबिलिटी लगभग सेम वर्ड होता है। तो दिस हैव द पोटेंशियल और कैपेबिलिटी टू ड्राइव द मोटर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। और दूसरा ये कि लोड टॉर्क्स यूजुअली रिटेन साइन व्हेन द ड्राइव रोटेशन इज चेंज। ये रिटेन द साइन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि these continues to act in the same direction even after the direction of drive is reversed। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन तो कभी चेंज करेगा ही नहीं, चाहे आप ड्राइव को कैसे भी घुमाइए। एग्जाम्पल है इसका, टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी
टॉर्क ड्यू टू टेंशन एंड टॉर्क ड्यू टू कंप्रेशन एंड द टॉर्शन। ये है एक्टिव लोड। अब नेक्स्ट आता है पैसिव लोड। अब पैसिव लोड कौन सा है? पैसिव लोड आर दोज लोड्स which develop load torques which always oppose the motion and change their sign on the reversal of the motion। अब खुद सोचिए कि ऐसा लोड या फिर ऐसा टॉर्क जिसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, आपके मोशन डिपेंडेंट हो जाए, ऐसा कौन सा हो सकता है? सबसे पहली बात तो फिर से मैं वही कहता हूँ कि जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें फिर ऐसा फोर्स जो है वो सोचना है जिसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है हमारे मोशन की वजह से। अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स का अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो अगर ये बॉडी है m मास का, अगर आप इस बॉडी को इधर खींचेंगे तो ये जो सरफेस है जिस पे रखा हुआ है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप बॉडी को इधर खींचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो यानी कि अगर आपका F1 इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स F1 इधर होगा, और अगर आपका F2 इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स F2 इधर होगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो है आपके मोशन को अपोज करता है। तो ऐसा लोड जो मतलब ज़मीन पे रखा हुआ हो, उसको आप खींच रहे हो, उसको ड्राइव कर रहे हो, तो उस केस में ये जो लोड रखा हुआ है, जो टॉर्क जनरेट करेगा वो पैसिव लोड टॉर्क होगा आपका। और उसका डायरेक्शन, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया आपको, कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है विद द रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ये 4 तरह का है। एक में टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर है, एक टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला है टॉर्क इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। इसको कोई मतलब नहीं है आपका स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है। तो पहला है आपका एग्जांपल अ लो स्पीड हॉइस्ट, है ना। तो इसमें टॉर्क इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, क्योंकि हॉइस्ट जो आपका है, अगर आप देखेंगे हॉइस्ट मैकेनिज्म जो है, अगर आपका, जैसे हम लोगों ने एलिवेटर में पढ़ा था, है ना, एलिवेटर में, तो इस पुली, ये जो पुली है ना, तो ये पुली पर अगर ये रोप ऐसे होकर के गया हुआ है, अगर इस पुली में अगर रोप ऐसे होकर के गया हुआ है, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ मतलब ये जो डार्क जो मैं कर रहा हूँ, ये इस पूरे एरिया में जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर आप देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कांटेक्ट में है आपका रोप, तो ये जो है आपका जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन कि किस स्पीड से आप रोप को ऊपर नीचे कर रहे हो। तो इसमें आपका जो है टॉर्क इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड हो गया आपका। फिर एट लो स्पीड विंडेज टॉर्क इज नेग्लिजिबल। अब विंडेज टॉर्क क्या होता है? अब विंडेज टॉर्क बहुत लोगों को ध्यान में आएगा, विंडेज मतलब वाइंडिंग की वजह से नहीं। देखिए विंडेज टॉर्क का डेफिनेशन के लिए मैंने यहाँ लिखा है, विंडेज टॉर्क क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ टॉर्क एंड इज रिफर्ड एज विंडेज टॉर्क। समझ गए? जो टॉर्क का लॉस होता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, उसको हम लोग विंडेज लॉस बोलते हैं, विंडेज टॉर्क बोलते हैं। ये चीज़ है। और नेट टॉर्क इज मेनली ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम इस पुली की ही बात हम करें, तो अगर ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है तो वो ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट लगता रहेगा, नेट टॉर्क। ठीक है, उसके बाद है पेपर मिल ड्राइव में क्या होता है? कूलम फ्रिक्शन डोमिनेट्स ओवर अदर टॉर्क कंपोनेंट्स। अब ये कूलम फ्रिक्शन क्या होता है? कूलम फ्रिक्शन हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। ठीक है, तो पेपर मिल ड्राइव में क्या होता है? जो आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसे देखिए, एक्चुअली मेन टॉपिक तो आपका ये है, लेकिन इन सब के अंदर में एक ये टर्म आ गया और एक आपका ये टर्म आ गया। तो इस टर्म को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ जो है लिखा हुआ है, क्योंकि अब टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे है। तो
फ्रिक्शन टॉर्क तीन तरह का है, मतलब तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कूलम्ब फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टिक्शन फ्रिक्शन। तो कूलम्ब फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड एंड इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है। विस्कस फ्रिक्शन क्या होता है? इट वेरीज लीनियरली विद द स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका फ्रिक्शन जो है वो फोर्स बढ़ता जाएगा। इसके एग्जाम्पल है, पानी है, पानी में आप स्थिर खड़े रहिए, है ना, कोई फोर्स नहीं लगेगा आपके ऊपर, लेकिन आप पानी में जितना तेज तैरने का कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगेगा। विस्कस मतलब होता है किसी चीज़ की घनात्मक की वजह से, डेंसिटी की वजह से जो फोर्स लगता है वो विस्कस फोर्स होता है ना। तो आप किसी चीज़ में जितना लिक्विड फॉर्म जो है आपका, उसमें जितना तेज़ी के साथ आप बढ़ेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। सेम आपका जो है, अगर आप चुपचाप खड़े हैं तो कोई फोर्स नहीं है, अगर आप बहुत तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर दीजिए तो एयर ड्रैग आपको ज़्यादा लगेगा, है ना। तो उस केस में जो एयर भी एक विस्कस फॉर्म है, एयर को भी हम एक विस्कस फॉर्म मान सकते हैं, क्योंकि एयर का भी कुछ डेंसिटी होता है। तो जितनी स्पीड के साथ आप दौड़ेंगे उतनी स्पीड के साथ एयर जो है आपको ड्रैग पीछे की तरफ करेगा। तो ये आपका लीनियर डिपेंडेंसी हो गई आपकी, वेयर ओमेगा एम इज द स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड वी इज द विस्कस फ्रिक्शन कांस्टेंट। उसके बाद है स्टैटिक फ्रिक्शन एट जीरो स्पीड फॉर ड्राइविंग मोटर टॉर्क would at least exceed this force। अब लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे बहुत लोगों को पता होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मास m का है, ये रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, ठीक है, ऐसे जो है ये सरफेस के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, आप इसको खींच रहे हो इधर, ठीक है। तो आपने धीरे धीरे करके खींचना शुरू किया, अचानक से नहीं। आपने पहले फोर्स F1 लगाया, बॉडी नहीं मूव किया, F2 लगाया, बॉडी नहीं मूव किया, F3 करा, बॉडी नहीं मूव करा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतना फोर्स लगाओगे जब वो जस्ट अभी तक बॉडी मूव नहीं किया लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट, मतलब जस्ट अब मूव करने ही वाला है, ठीक है, जस्ट अभी मूव करने वाला है। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, जब बॉडी जस्ट मूव करने वाला है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब बॉडी फाइनली आपने फिर फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया और जब बॉडी फिर फाइनली जब मूव करने लग जाएगा तो फिर ये कूलम्ब फ्रिक्शन आ जाएगा। और जब बॉडी को और तेज़ी के साथ स्पीड आप जब खींचोगे तो उसमें विस्कस फ्रिक्शन भी आ जाएगा। तो समझिए, पहले आपका किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए आपको सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को कवर करना पड़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब आप ओवरकम कर लोगे तो फिर कूलम्ब फ्रिक्शन आ जाएगा, और कूलम्ब फ्रिक्शन के आते ही जब बॉडी का स्पीड बहुत तेज़ बढ़ जाएगा तो फिर विस्कस फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का इसीलिए कहते हैं फ्रिक्शन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आपका कूलम्ब फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद है आपका टॉर्क इज फंक्शन ऑफ स्पीड। अब स्पीड में भी तीन तरह का है, या तो ओमेगा स्क्वायर होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आपका टॉर्क जो है अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया है ना ये, तो इस केस में क्या होगा, इट हैज़ लो स्टार्टिंग टॉर्क। अब इसका एग्जांपल क्या है, एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर है, फैंस, शिप, प्रोपेलर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड होता है। इसके बाद है टॉर्क इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अब मिक्सचर है, ग्राइंडर है, स्टेरर, इसमें प्रोपोर्शनल टू द स्पीड होता है आपका। और ये वाला जो आपका है ये T इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा m का है। ये वाला जो है आपका T इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा m स्क्वायर का है, और ये जो है आपका T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा m का है। ये लिखना जो है छूट गया है, बट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसमें है टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। द हेयर डेवलप्ड पावर इज नियरली कांस्टेंट, इट इज approximately hyperbolic in nature।
एग्जाम्पल क्या है, लिफ्ट है, लेथ्स है, वायर ड्रॉअर है ना, फिर वाइंडर्स है, रेसिप्रोकेटिंग रोलिंग मिल्स है। इसमें आपका जो टॉर्क है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें क्यों ऐसा लिखा गया है तीसरा वाले पॉइंट में, और मैं इसको लिफ्ट का लेके एग्जांपल लेके बता देता हूँ क्योंकि लिफ्ट आपने पढ़ा भी है। अब ध्यान दीजिए कि जब लिफ्ट जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा उस टाइम पे स्पीड तो ज़ीरो है। जब लिफ्ट जस्ट चलने वाला होगा, मतलब कि अगर हम पुली की बात करें और यहाँ पे अगर आपका एलिवेटर है और यहाँ पे आपका काउंटर वेट है, ठीक है, तो जब ये एलिवेटर जस्ट चलने वाला होगा उस टाइम पर इस पुली पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और जैसे ही अब एलिवेटर जब मूव करने लगेगा तो टॉर्क घटता चला जाएगा और स्पीड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। समझ गए क्या है इसका फंडा जो चल रहा है, क्यों लिखा है यहाँ पे। और जो लीनियर स्पीड है, मतलब मिक्सर है, ग्राइंडर है, इन सब में क्या है कि आप जितना तेज़ी के साथ घुमाएंगे उतना टॉर्क के साथ घूमेगा। कभी या जैसे मिक्सर में अगर आप कोई चीज़ पीस करके देखिए, आप जितना ज़्यादा उसको स्पीड बढ़ाते हैं उतना तेज़ी के साथ वो खट 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 आवाज़ आता है ना घूमता, तो क्या हर बार टॉर्क आप बढ़ा रहे हो स्पीड के साथ साथ। और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा स्क्वायर। इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो लो होता है लेकिन जब जैसे आगे बढ़ता है वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म है ये वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया आपका यहाँ पर, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द मैकेनिकल लोड्स के ऊपर था। तो इसमें जो हमने पढ़ा कि पहले देखा कि दो तरह का लोड होता है, एक्टिव लोड होता है, पैसिव लोड होता है। एक्टिव लोड वो लोड होता है जो इसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता है और वो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेकर आता है। पैसिव लोड वो होता है जिसका जो ऐसा टॉर्क डेवलप करता है जिसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज होता है ड्यू टू द चेंज। जैसे ही इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा उसका टॉर्क का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब उसमें भी आपका जो होता है एक होता है टॉर्क कांस्टेंट होता है, एक होता है आपका टॉर्क स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड के प्रोपोर्शनल भी तीन तरह का हो गया, या तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। ठीक है, तो ये था लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा कि कितने तरह का लोड होता है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, and if you have any doubt then you can ask, and thank you so much for watching this video and take care of yourself.